इंसानी यस्तों को अजीज भाइयों, आज की तरफ आपको शांति और थोड़ा जो मौजूद है जो ट्राई है बजट के ऊपर, तो थोड़ा सा सीनियर से और हिस्ट्री से स्टार्ट करें। मक्के के दौर में उसको दौरे जाहिलियत कहते हैं, जब कुफर का लिबास था। तो उस दौर में अगर आप सीधे इतने अहकाम पढ़े, अलविदाया व निहाया पढ़े, तो उसमें कुछ कबाइल का जिक्र होता है। उसमें बनु सकीफ के कुछ फर्ज का है, बनु खुजान है, बनु कनाना है। उसमें उनका तस्वीर इस तरीके से होता है कि एक शख्स अगर अपनी जरूरियात की तकमील के लिए कर्ज लेता था, तो उस कर्ज के ऊपर उस माशरे में सूद भी दिया जाता था। तो अब होता यह था कि कर्ज और जमा होता जा रहा है, और जब अदायगी की डेट आती थी और उस वक्त तक अगर उस शख्स ने वो कर्ज ही उतारा होता था, तो फिर कर्ज और सूद के साथ हमारा नई तारीख दे दी जाती थी कि अब वो वापस से इस कर्ज को बिना सूद अदा करेगा। सिलसिला इस तरह चलता रहता था, और फिर चलते चलते हर बंदी की लिमिट है फाइनेंशियल उसकी वेल्थ की, उसकी इनकम की। तो बात यहाँ तक आ जाती थी कि जब इस शख्स में पैसे ही होते थे तो उसके जो असासे होते थे उसको रहन रख लिया जाता था। बात यहाँ से आगे बढ़ती थी तो बाज़ औक़ात लोग अपनी खानदान के लोगों को बेच के जो गुलाम बन जाते थे, अपने कर्ज की सूद के साथ कीमत को अदा किया करते थे। और यही कर्ज अगर कबीले के सरदार ने लिया होता था तो फिर वो पूरे कबीले की महकूमी, गुलामी का बाइस बन जाता था। तो अगर आप गुलामी के तस्वुर को थोड़ा सा रिकॉल करें, तो गुलामी क्या होती है कि एक इंसान जो है उसका अपने तसर्रुफात के ऊपर, अपने मामलात के ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता, बल्कि वो तो अपने मालिक की ख्वाहिशात और रजामंदी या उसकी जो डायरेक्शन है, डिसीजन है, उसका ताबे होता है। तो मक्के के माशरे में ऐसे होता था कि कर्ज और सूद जमा हो रहा है और अदायगी नहीं हो पाई, तो एसेट्स के ऊपर जा रहा है, एसेट्स जा रहे, तो खानदान के लोग गिरवी रखवा लिए गए, गुलामी में बेच दिए गए, और पूरा का ऐसे रिवायत मिलती है कि पूरा का पूरा कबीला जो है या कबीले के अक्सर अफराद जो है वो गुलामी में चलेगा, सिर्फ कर्ज और सूद की अदायगी ना होने की वजह से। तो अब मैं ये बातें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, तो अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री को देखें तो अभी हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का IMF के साथ 24वां लोन प्रोग्राम चल रहा है, जिसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहते हैं। तो अब फॉरेन विजिटर जो औरंगजेब है या शहबाज शरीफ की प्रीवियस बजट की स्टेटमेंट आप उनको उठा लें, आप IMF की जो स्टाफ रिपोर्ट जब मुआयदा होता है लोन का उसको उठा लें, तो उसमें आपको बहुत वाज़ेह मिलेगा कि जो पाकिस्तान का पूरा इकोनॉमिक बजट है वो तो IMF की डायरेक्शन के ऊपर है, और IMF एक्चुअली एक इस्तेमारी इदारा है जो कि जिसमें सबसे बड़ा स्टेक अमेरिका का है। तो इसकी मुमासरत मक्का के दौरे ढालने से इस तरह है कि आज पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और उसमें जो बजट है जो कि बहुत कलीदी रोल प्ले करता है इकोनॉमी की ग्रोथ में, एक्सपेंशन में, एक्सट्रैक्शन में, पॉवर्टी की रिडक्शन के अंदर, बिजनेसेस की प्रॉस्पेरिटी के अंदर, बिजनेसेस की ग्रोथ के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आज वो सारी चीजें तो IMF कंट्रोल कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि पहला हेड जो बजट गया उसमें 14 ट्रिलियन के मतलब 14,000 अरब रुपए के रेवेन्यूज का जिक्र किया गया, और ये टैक्स रेवेन्यू है। तो IMF की शराइत है कि पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशो जो है वो तकरीबन 12.3% के करीब होना चाहिए। और अभी जो मौजूदा बजट है 25-26 का, उसके अंदर जो टैक्स टू GDP रेशो है वो 11% है। इसका मतलब अभी प्रोग्राम का 1-2 साल और है, तो और सकत होगी तो वो और इसको एक्सटेंड करेंगे। अब इस 14,000 अरब के अंदर जो है जो डायरेक्ट टैक्सेस है, जिसके अंदर इनकम टैक्सेस होता है, बिजनेसेस की इनकम पे लगता है, सैलरीड क्लास की इनकम के ऊपर लगता है, उसका जो हजम है वो 6,900 अरब रुपए। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो कि कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट्स के ऊपर लगता है या सेल्स टैक्स की शक्ल में लगता है, उसका हजम जो है वो 7,300 अरब रुपया। तो अब ये तो बजाय नंबर्स है, इसको हम इक्तिसादी एतबार से मुस्लिम उम्मत की, पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोगों की जो इक्तिसादी हालात हैं, माशी हालात हैं, रोजाना के गुजर बसर है, घर के खर्चे हैं, कारोबारी लोग हैं, उनके कारोबारी खर्चे हैं, उसको समझने के लिए हमें कुछ अदाद फिगर का सहारा लेना पड़ेगा, तो उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जिसके अंदर जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें वर्ल्ड बैंक ने जिक्र किया है कि जो पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की शरह है वो 45% है उसकी आबादी।
अगर नंबर्स में बात करें तो पाकिस्तान की 10 करोड़ से ज्यादा जो आबादी है वो गुर्बत के लकीर के या नीचे जिंदगी बसर करती है। गुर्बत का मतलब ये है कि अपना जिंदा रहने के लिए, अपना पेट पालने के लिए बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है। अभी मैं हेल्थ की बात नहीं कर रहा, अभी मैं तालीम की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बच्चों की जो छोटे छोटे उनकी ख्वाहिशात होती हैं, ठीक है, जरूरियात जिंदगी में उसकी बात नहीं कर रहा। अब इसको समझने के लिए कि भाई ये जो 14,000 अरब रुपए का इस बजट के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए टैक्सेस इकट्ठा करने का जो हदफ है, उसका हमारे माशरे में लोगों की जिंदगी पर कैसे असर पड़ेगा, इस हिसाब से समझना है। पाकिस्तान का 2022 से लेके 2025 तक अगर हम जीडीपी की शरह नमू को देखें, मतलब ग्रोथ को देखें, तो वो 1.7% है। और पाकिस्तान के अंदर जो आबादी की ग्रोथ है वो 2.55% है। आबादी का बढ़ने का मतलब हुआ कि आबादी की जरूरियात भी बढ़ेंगी, बच्चों के दूध के डब्बे भी होंगे, माओ की नीड्स भी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। इकोनॉमी में इतना प्रोड्यूस करना है। अब इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है 1.7% से और पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है 2.55% से। इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी में वैल्थ जनरेट ही नहीं हो रही उस तनासब से जिस तनासब से आबादी बढ़ रही है। इसका मतलब है आपने पिछले साल के मुकाबले में इस साल 12,000 अरब रुपए के मुकाबले 14,000 अरब रुपए का जो टैक्स टारगेट दिया है, वो लोगों को मजीद गुर्बत की लकीर के नीचे धकेलेगा, मौजूद महरूमियत पैदा करेगा। पाकिस्तान का भी इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है और उसमें मेंशन है कि जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चरल सेक्टर है, ज़राअत का शोबा है, उसकी जो हमारी क्रॉप्स है, उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है। अब इसका इससे क्या ताल्लुक है? इसका इससे ऐसे ताल्लुक है कि भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसमें फर्टिलाइजर भी है, ट्यूबवेल के लिए बिजली के खर्चे हैं, किसान के लिए ट्रैक्टर चलाना है, बीजे हैं, पेस्टिसाइड्स है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके अंदर आपने टैक्सेस लगाए हुए हैं, बिजली के अंदर टैक्सेस लगाए हुए हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो बहरहाल मौजूद है। तो किसान के पास ये सकत ही नहीं है कि वो उगा सके और अपने आप को फाइनेंशियली फीजिबल कर सके। तो नतीजतन हमारे सामने जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो डिक्लाइन में। इसी तरह जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मतलब टेक्सटाइल है, ऑटोमोबाइल है, केमिकल है, प्लास्टिक्स है, फार्मास्यूटिकल है, उसका जो आउटपुट है, मतलब उसकी जो ग्रोथ है, उस इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है कि उसके जो ग्रोथ की बात, उसका जो पूरा हजम था उसमें 10% कमी आ गई, 10% श्रिंकेज हो गई है। इंडस्ट्रियल आउटपुट में 10% डिक्लाइन का, श्रिंकेज का, नेगेटिव ग्रोथ का मतलब है कि इंडस्ट्रीज कुछ बंद भी होंगी, मजीद अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, कमाने वाले मजीद घर बैठेंगे, मजीद गुर्बत बढ़ेगी और गुर्बत के साथ क्राइम भी आता है, बहुत सारी चीजें आती है। एक और दावे से देखते हैं। मिसाल के तौर पे आज हम 2025 के अंदर 50,000 रुपए खर्च करके जो चीजें खरीदते हैं, जिसको परचेजिंग पावर कहते हैं, कुव्वत खरीद कहते हैं, जो 50,000 रुपए की कुव्वत खरीद है, 2022 के अंदर वो 21,000 रुपए के अंदर वो चीज आ जाएगी। इसका मतलब है जो पैसे की कदर है वो बहुत 3 सालों में बहुत सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन की है। तो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा बंदा जो है वो गुर्बत के लकीर के नीचे जिंदगी गुजर बसर है। तो पहला सेक्शन जो बजट का है, जिसके अंदर 14,000 अरब रुपए रखे गए हैं, उसके अंदर 10 करोड़ से ज्यादा अफराद का गुर्बत में होना। पाकिस्तान के अंदर जो कमाने वाले लोग हैं उनमें से 22% अफराद का बेरोजगार रहना, तो जिसकी तादाद 1.8 करोड़ है। इंडस्ट्रियल आउटपुट का नेगेटिव 10% ग्रोथ होना, एग्रीकल्चर का डिक्लाइन होना, ये सारी चीजें ये इंडिकेट करती। और आपकी जो जीडीपी है वो बढ़ी नहीं रही, जबकि आप टैक्स टू जीडीपी बढ़ा रहे हैं, मतलब टैक्स आपका मजीद इकट्ठा करना है इसी सुपरटीन इकोनॉमी से, मईशत से, जिसमें वैल्थ जनरेट ही नहीं हो रही। इसका मतलब है आप मजीद लोगों की जो वैसी बसी कुछ भी इनकम नहीं है, उसका मजीद ताकत डालोगे इनकम टैक्सेस के जरिए, कस्टम ड्यूटीज के जरिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए, डिजिटल इकोनॉमी और सर्विस क्लास हमने देखी कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। दूसरा हेड जो है वो है ये तो रेवेन्यू की बात हो गई। दूसरा हेड जो है उन्होंने एक्सपेंडिचर्स का है, खर्चों का है। मतलब आप चले मान लेते हैं कि आप 14,000 अरब रुपए जमा करेंगे खर्चे करने के लिए, तो आप ये भी तो बताएं खर्चे क्या करेंगे। तो इस खर्चों में सबसे बड़ा जो खर्चा है वो है 8,200 अरब रुपए का, वो है सूद की अदायगी के अंदर। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मक्के के दौरे जहालियत के अंदर पूरी मईशत लोगों को गुलाम बना लिया जाता था और उनके
मामला में कंट्रोल नहीं होता था, सोवरेनिटी उनकी खत्म हो जाती थी, तो सेम इज द केस विद पाकिस्तान। पूरा बजट IMF का है। GDP के तनासब से टैक्स कितना इकट्ठा करना है IMF बताएगा, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सारी अप्रूवल्स IMF देगा। बजट कटौती कितनी करनी है, खर्चों की कटौती कितनी करनी है, कितनी सूद की अदायगी करनी है, ये अप्रूवल भी IMF देगा, और ये सारे सबूत IMF की स्टाफ रिपोर्ट में मौजूद है। तो 8,200 अरब का जो डेट पेमेंट है, कर्जों की अदायगी है, उसमें 7,200 अरब रुपए जो है वो लोकल डोमेस्टिक बैंकों को है, और 1,000 अरब रुपए जो है वो एक्सटर्नल फाइनेंसर्स को है। अब इसमें कुछ जो है वो इसके मफादात की ताकुद और एक्सपर्ट डिस्कशन जो है 7,200 अरब रुपए आप, जो कि बजट टैक्स रेवेन्यू का 58% है, 58% आप किनको दे रहे हैं? चंद पाकिस्तान के फाइनेंशियल इलीट्स, चंद पाकिस्तान के सूदखोरों को, और बकिया 1,000 अरब का वो आप एक्सटर्नल बॉरोअर्स को दे रहे हैं। इसके अलावा ये तो हो गया इकोनॉमिक इंटरेस्ट या फाइनेंशियल इंटरेस्ट के वाले से। जब IMF का 2024 और 25 के अंदर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हो रहा था, उस वक्त बजट जब 2024-25 का आया था, तो आपको याद होना हो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब या एयर चीफ मार्शल बन गए या एयर मार्शल बन गए, चीफ मार्शल साहब, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, ये चाइना के दौरों पे भी थे, ये सऊदीया के दौरों पे भी थे, और बहुत शिद्दत से बात हुई थी कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब अपनी ऑयल की फैसिलिटी को डेफर्ड कर ले, चाइना जो है वो करेंसी स्वैप, मतलब अपने कर्जों को रोल ओवर कर ले, बाद में कर ले, डेफर कर ले। तो अब इसमें भी कुछ चीजें पोशीदा हैं, जैसे कि बच्चा जानता है कि IMF के जब कर्जे हमें मिलते हैं तो उसके साथ शराइत होती है, और वो शराइत जो है वो मुल्क की इक़्तिसाद और मुल्क की सियासत के लिए खुदकुशी होती है। आप अपने मामला के ऊपर कंट्रोल खो देते हो, और पाकिस्तान में आपके पास हर चीज को जानता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर सऊदीया ऑयल फैसिलिटी की मद में या आपके स्टेट बैंक के अंदर डॉलर की रिजर्व जमा करा रहा है लोन की शक्ल में, तो पाकिस्तान से डिमांड न करें कि आप ईरान के मामला में, आप इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन की हिमायत में खारजा पॉलिसी के अंदर जो है कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? डेफिनेटली ऐसा होगा। चाइना के हवाले से अभी पाकिस्तान इंडिया की जंग में बड़ी वो हुई कि चाइना का बड़ा रोल था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि चाइना जो हमारे यूपी मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है पिछले 10-15 सालों से, उनके ऊपर उनकी बिल्कुल ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना से मिलिट्री इक्विपमेंट भी ले रहा है, चाइना से कर्जे भी लिए हुए हैं, चाइना सीपेक का, पाकिस्तान चाइना का एक बड़ा फ्लैगशिप सीपेक का प्रोजेक्ट भी है। कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान ने यूपी के ऊपर खारजा पॉलिसी के अंदर चुपना साधी? कैसे हो सकता है? तो यकीनन आपने खारजा मामला के अंदर जब आप कर्जे लेते हैं, और क्योंकि सऊदी अरब अमेरिकन कैम्प में खारजा पॉलिसी में अमेरिका की पॉलिसी को टो करता है, और चाइना खुद एक इस्तेमाल है, तो यकीनन पाकिस्तान, और हमें दिखता है कि हमारे जो सो कॉल्ड मुस्लिम हुक्मरान है वो फलस्तीन के मामले में उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दी, चाइना के पास यूपी के हवाले से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। तो फॉरेन पॉलिसी में जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, उसका आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और ये कर्जों की मेहरबानी है। दूसरी यार, आप जब IMF की या फाइनेंस मिनिस्टर की बातें सुनेंगे, IMF की जो स्टाफ नुमाइंदे होते हैं उनकी स्टेटमेंट सुनेंगे, और सो कॉल्ड जो कैपिटलिस्ट मैथमेटिशियंस है, मैजिशियंस है, इकोनॉमिस्ट है, उनकी बातें सुनेंगे, तो वो आपको कुछ अल्फाज यूज करते हुए दिखेंगे कि किफायत शहरी की पॉलिसी अपनाई पाकिस्तान ने, ऑस्टेरिटी मेजर्स पाकिस्तान ने अपनाए हैं, पाकिस्तान अपने खर्चों पे कंट्रोल कर रहा है। हकीकत क्या है भाई? हकीकत यह है कि पूरा बजट इस अंदाज से डिजाइन है, रेवेन्यूज और खर्चे, जो कि सूद का सबसे बड़ा 58% है रेवेन्यूज का, इस तरीके से अंदाज है कि जो एक्सटर्नल पाकिस्तान के कर्जे देने वाले हैं, एक पाकिस्तान के लोकल जो फाइनेंशियल लीड्स हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, उनके मफादात को ठेस ना पहुंचे। पाकिस्तान हमेशा ऐसी गाय की शक्ल में मौजूद है जिसका दूध निचोड़ के इन सूदखोरों को, जो जिसमें लोकल भी पॉलिसी उनको दिया जा सके। तो एक्चुअली पूरी अरेंजमेंट डेट की रीपेमेंट के ऊपर है। IMF कितने मफादात हैं, और इसके अलावा पॉलिटिकल सोलिडिटी, खारजा पॉलिसी को हम डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह बजट के अंदर जो तीसरा हेड है वो है, तीसरा तो नहीं कहेंगे लेकिन मैंने उसको तीसरा रखा है, वो है सब्सिडीज का। तो तकरीबन 1.18 ट्रिलियन की सब्सिडीज है। मजे की बात उसमें से
$1,000 अरब जो है, $1,000 जो है, मतलब जो उसका ऑलमोस्ट 96-97% बनता है, वो एनर्जी सेक्टर के लिए। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। फिर इसी के साथ बजट में हम सबको पता है कि 18% टैक्स भी ऐड कर दिया गया है सोलर के ऊपर। और लास्ट ईयर भी जब पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जा रहा था, तो लास्ट ईयर का जो बजट था उसके अंदर भी IMF की शर्त थी, जिसका सबूत मौजूद है कि पाकिस्तान जो है वो एनर्जी, जिसमें पावर सेक्टर है और जिसमें गैस है, उसकी कॉस्ट को, उसके टैरिफ को, मतलब जो बिल है उसको कॉस्ट बेस कर देगा। कॉस्ट बेस का मतलब है कि जो भी लागत आएगी वो आप कस्टमर्स को पास ऑन कर दो। अब पावर सेक्टर के लिए, एनर्जी सेक्टर के लिए $1,000 की सब्सिडी, सोलर पे 18% टैक्स और कॉस्ट बेस्ड टैरिफ ऑन एनर्जी। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई पाकिस्तान में जो एनर्जी पावर सेक्टर है, जिसमें सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी जनरेशन है, इसमें हुकूमत भी शामिल है, और जो IPP बहुत मशहूर है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स है, उनकी जो मफादात है, जिसमें कैपेसिटी पेमेंट है, उनको सेपरेट डेट उनकी अदायगियां रह जाती हैं। तो 1,000 जो अरब रुपए है उसमें से मेजर चंक इनको जाएगा। एक बात, और एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी की जो कीमत है वो हमारी बीच में कैसी है, आपको भी अंदाजा कितनी महंगी है। आम साथीन के लिए घरों के खर्चों के अंदर उसका कितना बड़ा हिस्सा है, कारोबारी लागत के अंदर उसका क्या किरदार है, कारोबार की फिजिबिलिटी में उसका कितना बड़ा डिजास्टर है, हम सबके सामने है। अब सोलर पे 18% टैक्स लगाने का कुछ एंगल तो यह है कि भाई लोकल इंडस्ट्री सोलर की जनरेट हो जाएगी, लेकिन हकीकत में यह है कि पाकिस्तान में पिछले 1-2 सालों में बहुत ज्यादा सोलराइजेशन बढ़ी है। जिसके पास कुवत थी उसने सोलराइजेशन लगाई, और जो बिजली के बिल से उसने अपने लोड को कम करने की कोशिश की है। 18% सोलर टैक्स लगाने का मतलब हुकूमत डिस्करेज कर रही है कि आप सोलर पैनल्स लगाएं। इसका मतलब है कि जो लोगों ने सोलर के पैनल्स लगाए थे और इसकी वजह से हुकूमत के पास जो जनरेशन कैपेसिटी मौजूद थी बिजली बनाने की, उसमें तो हुकूमत ने मुआवजे किया, उसको पैसे दे गए, वो तो साथी से ही नहीं सकती थी, तो हुकूमत का सर्कुलर डेट बढ़ रहा था। तो हुकूमत अब डिस्करेज कर रही है कि सोलर पैनल्स को लगाया जाए। हाँ, जिनके पास ताकत है वो अभी भी लगा लेंगे, लेकिन लोग वापस इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में है, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर के अंदर जो सरप्लस एनर्जी है, गैस है, पावर है, उसको यूटिलाइज करें। और हुकूमत का जो ये पूरा एनर्जी का सेटअप है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी है और लोकल इन्वेस्टर भी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। तो सब्सिडीज का हमने थोड़ा सा देखा कि अगेन सब्सिडीज के अंदर भी पावर सेक्टर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, आवाम की तो खुदकुशी की गई है, बिजनेस का भी गला तोड़ दिया गया। और न्यूज पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जो इंडस्ट्री है वो पिछले 1 साल से गैस की प्राइसेस के ऊपर और एनर्जी की प्राइसेस के ऊपर मुसलसल एहतजाज कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि हमारे यूनिट बंद हो रहे हैं, हमारा बिजनेस फीजिबल नहीं है, खर्चे नहीं उठा पाए, तो उसका अलग इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। बिजनेस बंद हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक आउटपुट गिरेगा, हुकूमत को टैक्सेस भी नहीं मिलेंगे, पुअर्टी है, सो ऑन सो फोर्थ। चौथे हेड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब है कि हुकूमत बजट के अंदर अपने एक अच्छा खासा अमाउंट मुख्तस करती है, फिक्स करती है कि वो अब आवाम की मफादे आमा, जिसमें तालीम है, जिसमें सेहत है, जिसमें सिक्योरिटी है, एटॉमिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, और सुपार्को है, स्पेस है, नेशनल सिक्योरिटी है, फूड है, उसकी डेवलपमेंट के लिए खर्चा करेगी ताकि आवाम को सहूलियत मिल सके। तो इसका हुकूमत ने क्या किया, हायर एजुकेशन कमीशन, उसके अंदर मतलब जो पूरा यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन को देखता है, रेगुलेटरी बॉडी है, बोर्ड है, यूनिवर्सिटीज की अप्रूवल देता है, यूनिवर्सिटीज को अप्रूव करता है, रिसर्च को अप्रूव करता है। उसका बजट इस साल तकरीबन 40 अरब रुपए है। लास्ट ईयर ये 61 अरब रुपए था। इसका मतलब है कि 35% हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में कटौती कर दी गई है। अब इससे होगा क्या, पाकिस्तान में तालीम का क्या हाल था हमें भी पता है, लिटरेसी का क्या हाल था हमें भी पता है। मजीद बजट की कटौती से मजीद यूनिवर्सिटियों की कमी वो पैदा होगी, मजीद रिसर्चेस नहीं होंगी। जो नौजवान पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह एक बड़ी तादाद में मौजूद है, मजीद तालीम से महरूम होगा, पूरी नहीं कर सकेगा। तो और जो अच्छे दिमाग होंगे वो मुल्क से बाहर भी जाएंगे, मुल्क में इनोवेशन भी नहीं होगी, क्रिएटिविटी भी नहीं होगी, क्योंकि तालीम नहीं होगी, स्पेस नहीं होगी, तो कैसे आएगी। दूसरा जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो था उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर जो। अब IT सेक्टर के अंदर इस साल जो इन्होंने बजट रखा है वो 16 अरब रुपए रखा है, कुछ भी नहीं है। लास्ट ईयर 24 अरब रुपए था। अब पूरी दुनिया को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो पूरी इकोनॉमी की डिजिटाइजेशन की बातें हो रही है, 5G टेक्नोलॉजी की बातें हो रही है, ई कॉमर्स को डिजिटलाइज करने की बातें हो रही है, पूरी पेमेंट सिस्टम्स को, पूरी इकोनॉमिक टेक इको प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर
डॉक्यूमेंट अलग है, सो एंड सो फोर्थ। और आप पब्लिक सेक्टर के अंदर आईटी के सेक्टर को डेवलप करने के लिए उसके बजट में बनाने वाले कटौती करते, तो आप नेगेटिव ट्रेंड में चलते। सबसे अहम नेशनल फूड सिक्योरिटी। नेशनल फूड सिक्योरिटी का मतलब है भाई जो मुल्क है उस मुल्क के अंदर लोगों की जो ग़िज़ाई नीड है उसमें एटलीस्ट पाकिस्तान ग़िज़ाई नीड के हवाले से खुद किफायत तो हो, अपनी ग़िज़ाई नीड को खुद से पूरा तो कर सके, उसको सिक्योर तो कर सके। तो हमने देखा था इसके बाकायदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और फूड इदारे हैं, लेकिन इसके अंदर डिजास्टरसली नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च है उसके अंदर जो इस साल का बजट है वो 4.2 अरब रुपए और लास्ट ईयर 24 अरब रुपए। आपने बजट के अंदर एक्सपेंडिचर साइड पे ऑलरेडी व्हीट और शुगर की मार्केट सपोर्ट प्राइस किसान को आपकी कीमत देते थे जिसके पर हम गवर्नमेंट लाजमी खरीदेगी, उसको आपने वैसे खत्म कर दिया। और अभी तो गंदम सस्ती मिल रही है लेकिन किसान को गंदम में नुकसान हुआ है, ठीक ठाक नुकसान हो रहा है छोटे किसान को, वो आउट ऑफ बिजनेस हो रहा है, अब वो उगाएगा नहीं। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी के बजट में हमने ऑलरेडी कटौती की है, उसकी रिसर्च में ऑलरेडी कटौती की है। इसका मतलब है कि आपने सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है। और आगे अल्लाह ना करे फ्यूचर के अंदर इसके हमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेज इम्पोर्ट बढ़ जाने की शक्ल में, कीमतें बढ़ जाने की शक्ल में महसूस होंगी। और कीप इन माइंड के 45% मतलब 10 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत के अंदर है, क्योंकि कुव्वत खरीद ऑलरेडी क्या है, जीडीपी बढ़ ही नहीं रहा और इस पर ये सोने पे सौगे सारे इकदाम। हेल्थ सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए मतलब अस्पताल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, अस्पतालों के अंदर टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर्स, ये सारी चीजों के अंदर अभी हमसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। ऑलरेडी पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम हमें पता है, गवर्नमेंट के हेल्थ सिस्टम का निजाम भी कैसा है हमें पता है। इलाज के लिए आप जाते हैं, MRI कराने जाते हैं तो उसकी कीमत एक तो बहुत ज्यादा है, ऊपर से आपको 4 महीने बाद भी डेट होती है। हुकूमत ने 14 अरब रुपए उसका बजट रखा है डेवलपमेंट करने के लिए, लास्ट ईयर वो 25 अरब रुपए था, मतलब उसमें भी 44% कटौती कर दी गई। तो ऑलरेडी हेल्थ सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा लोड है और आपने इस साल बजट में उसको इम्प्रूव करने के बजाय और उसको डिक्लाइन कर लेके जा रहे हैं। जब पता है कि स्पेस, सैटेलाइट, साइंस, एग्रीटेक के हवाले से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इदारा है और एक अहम है और उसकी अहमियत अभी पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ी टर्म मशहूर हुई थी मल्टी डोमेन ऑपरेशन की। उसके अंदर सैटेलाइट के रोल का भी किरदार था कि सैटेलाइट से आपको हर वक्त इंफॉर्मेशन मिलिट्री के रडार के अंदर या हदूद के अंदर दुश्मन के तैयारी किसकी जगह है। तो रिपोर्ट के मुताबिक, खबरों के मुताबिक चाइना ने सैटेलाइट अपनी या आपने इंफॉर्मेशन शेयर की। अब सुपार को का लास्ट ईयर बजट 24 अरब रुपए था, आपने इस साल जो बजट रखा है वो 6 अरब रुपए रखा है। इसका मतलब आप जो सैटेलाइट मिशन है, साइंस के अंदर इसका किरदार है, उसको भी अगेन डिस्करेज कर रहे हो। तो इसका मतलब है दूसरे मायने में आपकी डिपेंडेंसी बैरूनी ममालिक पे, चाइना पे बढ़े। और ये उम्मत तस्वुर से, उम्मत मुस्लिमों के तस्वुर से चाइना हमारा कोई दोस्त तो नहीं है, वो मुसलमानों पर खुद जुल्म कर रहा है। तो ये कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है इस्लाम के दावे से। और इसी के अंदर PSDT के अंदर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंडस्ट्री का प्रोडक्शन के लिए जो है वो उसके बजट में 56% कटौती कर दी गई। मतलब GDP ग्रोथ करने के लिए इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा रोल है भाई। ऑटो सेक्टर बढ़ेगा, टेक्सटाइल सेक्टर बढ़ेगा, मोबाइल सेक्टर बढ़ेगा, केमिकल बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी, ग्रोथ होगी, लोगों को इनकम मिलेगी, हुकूमत के पास टैक्स आएंगे, लोगों का पैसा आएगा, वो खर्च करेंगे, इकोनॉमी जनरेट होगी। हुकूमत ने इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के अंदर उसके बजट में 56% कटौती कर दी है। इसका मतलब है हुकूमत का इंडस्ट्री का भी कोई प्रोग्राम नहीं है। तो पांचवा हेड आता है। पांचवा हेड वो है कि अगर आप डाउन की आज की खबर पढ़े बजट के सेक्शन में जाए तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब क्लेम कर रहे थे कि हमने 200 अरब रुपए की ड्यूटीज के अंदर इंपोर्ट पे जो ड्यूटीज आती है उसका एक्सेप्शन दी है और इससे हमारी बरामदात, एक्सपोर्ट, ऑटो सेक्टर की, टेक्सटाइल सेक्टर की, केमिकल सेक्टर की, प्लास्टिक सेक्टर की बढ़ेगी और इससे पाकिस्तान को डॉलर आएंगे और पाकिस्तान अपनी हकीकत हो जाती तकमील कर सकेगा। क्या हकीकत में ऐसा है? हकीकत में ऐसा नहीं है। IMF की शराइत है जो कि हमारा पूरा बजट कंट्रोल कर रहा है उसकी कि पाकिस्तान अगले 2025 से लेकर 2029 तक नेशनल टैरिफ पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। नेशनल टैरिफ पॉलिसी का क्या मतलब है कि पाकिस्तान से जब कोई बैरूनी मुल्क की अशिया मंगवाता है अपने मुल्क के अंदर तो कस्टम्स के ऊपर उसके ऊपर ड्यूटियां लगती है।
100 रुपए की चीज जो है वो इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर ड्यूटियां मजीद टैक्सेस लगने की वजह से 100 रुपए से बढ़ के 200 रुपए की हो जाती है। तो आपकी पाकिस्तान की इंडस्ट्री में अगर कोई शख्स को 100 रुपए की बना रहा है तो उसकी तो वाह है, उसकी इंडस्ट्री पहले बोलेगी। और जबकि बैरूनी ममालिक की जो प्रोडक्ट्स है उसको डिस्करेज किया जाएगा। एक तरीके से अगर देखा जाए नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव से, इस्लाम के पर्सपेक्टिव को साइड में रखे, क्योंकि इस्लाम को कस्टम ड्यूटी होती अच्छा लगता है। अब और क्या इस बजट में हुकूमत ने जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को कितना भी लेता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसके अंदर जो कम्प्लीटली नॉकडाउन व्हीकल्स है, मतलब जो पूरी असेंबल्ड होकर आती है और या पूरे पार्ट्स आते हैं पाकिस्तान में सब असेंबल्ड होती है, उसके ऊपर जो ड्यूटीज है उसको कम करने की बात की है इस बजट के अंदर। अब आपके पास ऑलरेडी असेंबलिंग प्लांट्स टोयोटा के, सुजुकी के, किया के लगे हुए, आप कम्प्लीटली नॉकडाउन व्हीकल्स पे ड्यूटी कम करेंगे तो उसका मतलब है कम्प्लीटली नॉकडाउन व्हीकल्स की इम्पोर्ट बढ़ेगी। तो भाई आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर पे इफेक्ट होगा ना। जब ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग डिक्रीज होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर इंजन को इम्पोर्ट कर लेता है, इम्पोर्ट कर लेता है गाड़ियों के, लेकिन छोटी छोटी हेडलाइटें, स्पार्क प्लग्स, दीगर लोकली प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब आपने रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटीज को कम किया है तो उसका मतलब है जिसमें थाईलैंड है, जिसमें चाइना है, उनकी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से, उनकी लागत कम आने की वजह से जो लोकल इंडस्ट्री है जो ऑटोमोबाइल में बैक एंड इंटीग्रेशन में काम कर रहा है उसकी कॉस्ट तो उससे भारी दिखाएगी। और हम अगर जो मोबाइल की फील्ड में काम करते हैं या बाइक के पार्ट में काम करते हैं या आपने मार्केट सर्वे किया तो चाइना की 10 सालों में चाइना बहुत सारे हमारे जो भाई थे वो जो कारोबार में थे वो आउट ऑफ बिजनेस ही वजह से हुआ है और चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं कि भाई चाइना के माल सस्ता पड़ता है, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरर वो कॉस्ट बीट नहीं कर सकता। तो पहला इससे ही होगा। एक दूसरा क्या है, दूसरा स्टील सेक्टर के अंदर आपने ड्यूटीज कम करने की बात की है। अभी स्टील सेक्टर ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्शन के अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर स्टील यूज होता है और दीगर जराब में वो आयरन या जो स्टील ओर है वो बाहर से इम्पोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर ब्लास्ट फर्नेस की स्टील मिल में टेक्नोलॉजी मौजूद थी। पाकिस्तान लोकली मिनरल्स आयरन ओर की शक्ल में मौजूद होने के बावजूद ऐसी टेक्नोलॉजी पे गया जिसके लिए इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको बाहर से उसका रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपके अगेन स्टील सेक्टर में इम्पोर्ट बढ़ेगी। इम्पोर्ट बढ़ने का मतलब इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा, इम्पोर्ट बिल बढ़ने का मतलब मजीद डॉलर चाहिए होंगे, मजीद डॉलर का मतलब IMF की रिक्वायरमेंट, सूद खोरों की रिक्वायरमेंट, टाइम ऑफ द रेमरेट। ये वन ऑफ द फैक्टर्स पर डिस्कस करना है। तो नेशनल टैरिफ पॉलिसी 5 साल की जो अभी आ रही है, ये पहली बात, ये नई बात नहीं है। ये 1990 से चल रहा है। तो अगर आप इसको ट्रैक करेंगे तो आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा खासा इंडस्ट्रियल सेक्टर मौजूद था, ऑटोमोबाइल में, टेक्सटाइल में, इंजीनियरिंग काउंसिल्स के अंदर, इंजीनियरिंग इनोवेशन के अंदर, हेवी इंडस्ट्रीज के अंदर स्टील मौजूद थी, क्या ये सोलर सपोर्ट थी। लेकिन टैरिफ के जरिए या जिसको IMF की टर्मिनोलॉजी में ट्रेड लिबरलाइजेशन के जरिए आपने टैरिफ को जब रिड्यूस किया है, प्रोटेक्शनिज्म को कम किया है, तो आपके लोकल इंडस्ट्रीज, लोकल प्लेयर जो है वो बैरूनी ममालिक की कॉस्ट या लागत को मीट ही नहीं कर पाते, तो ऐसा ऐसा फेज आउट हुआ। तो मैन्युफैक्चरिंग आपकी ऐसा ऐसा डाइंग हुई है, ड्राई आउट हुई। तो अब छठा जो हेड है 5-10 मिनट खत्म करता हूँ। छठा हेड जो है वो सोशल प्रोटेक्शन का है। अब ये भी इंटरेस्टिंग है। हमें पता है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुल्क की GDP नहीं बढ़ रही, वेल्थ जनरेट नहीं हो रही और टैक्सेस पहले के मुकाबले मजीद लगा रहे, मतलब लोगों से और मजीद मांग रहे और लोग मजीद और गुर्बत में, आपका आधा मुल्क गुर्बत में रह रहा है। अब आपने लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए भाई उनकी तालीम पर फोकस होना चाहिए, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट फोकस होना चाहिए। अगर किसी के पास आइडिया है और उसका माल नहीं है तो उसकी माली मदद तो होना चाहिए। एक किसान है जो खेती बाड़ी कर सकता है और उसके पास माल नहीं है तो उसकी बगैर सूद के कर देना चाहिए। आपको इस तरीके से मदद करनी चाहिए जैसे इस्लाम करता है। लेकिन आपने क्या किया, आपने सोशल प्रोटेक्शन के नाम पे 700 अरब रुपए खर्च कर दिए और जिसके अंदर आप ऐसे माइंडसेट प्रोड्यूस करेंगे कि जो बैगिंग मेंटेलिटी है, मतलब हुकूमत घरानों को सोशल प्रोटेक्शन के नाम पे हर महीने कुछ उनकी किफालत के पैसे देगी और वो इस तरीके से जिंदगी गुजर बसर करेगी। तो मतलब अगेन समाजदार निजाम इंसानियत पर बम रही है, तो वो अगेन पैचवर्क सबके इस्लाम की बुनियाद से सॉल्व करता है। और आखिरी जो चीज है वो है क्लाइमेट एडॉप्शन। क्लाइमेट एडॉप्शन का मतलब है कि पाकिस्तान का भी जो रिसेंटली 2022 में आई थिंक फ्लड आए थे और फ्लड के अंदर जो हमारे सिंध का एरिया था उसके अंदर काफी किसानों के खेत थे, घर बार और फूड एग्रीकल्चर क्रॉप तबाह हुई थी, उनका नुकसान हुआ था। पाकिस्तान वैसे भी फ्लड आते रहते हैं। तो और ग्लोबल भी आप देखें तो क्लाइमेट चेंज के नाम से, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से, क्लाइमेट रिडक्शन के हवाले से कार्बन डाइऑक्साइड
एमिशंस को कम करने के वाले से COP26, COP25 दीगर अरब वर्ल्ड में या वेस्टर्न वर्ल्ड में होती रही है कॉन्फ्रेंसेस। तो पाकिस्तान से भी IMF ने रिक्वेस्ट किया, बजट में तय करी सुनी कि पाकिस्तान अपने क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, मतलब भाई फ्लड्स आते हैं, सैलाब आते हैं, तो उसके अंदर मुल्क की मैशत का नुकसान होता है, तो पाकिस्तान अपने बजट में एक हिस्सा मुख्तस करे कि वो क्लाइमेट रेजिलियंस, मतलब वो इस तरह की चीजें हैं, फ्लड्स हैं, तो पाकिस्तान उसको सर्वाइव कर लेगा, सस्टेन कर लेगा। तो उसके अंदर 700 अरब रुपए मुख्तस किए गए। अब इसमें मजे की बात यह है कि अगर मान लेते हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर वन ऑफ द रीजन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो पाकिस्तान तो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है ही नहीं भाई, पाकिस्तान तो देश ही है। आप चाइना को क्यों नहीं कहते कि वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करे? सबसे बड़ा जो अमेरिका, जो सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का पोल्यूटर है, उसको तो आप नहीं कहते कि वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करे। सारी पॉलिसीज आप अपने इस्तेमाली इदारे के जरिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या डेवलपिंग वर्ल्ड या आपके जो गुलाम ममालिक हैं, गुलाम मैशत हैं, उनके लिए रखते हो। तो पाकिस्तान को IMF ने टारगेट दिया कि भाई 2030 तक अपनी कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को 50% से रिड्यूस करें। मतलब अमेरिका या दीगर डेवलप कंट्रीज भी करें, पाकिस्तान इस तरह से ममालिक करें और उसके अपने बजट में क्लाइमेट के हवाले से फंड रखें। क्लाइमेट के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर वर्ल्ड में जो कि इकोनॉमिक रिटर्न है, वो इरिगेशन के प्रोजेक्ट करे, वो कायदा आजम सोलर प्रोजेक्ट करें और दीगर ऐसे प्रोजेक्ट करें जिसमें टेक्नोलॉजी भी बाहर की हो, एक्सपर्टीज भी बाहर की हो, कर्जे भी उनके हो और फायदा भी हो रहा है, और हम उनके बिहाफ पे अपने बजट, अपने पैसे इकट्ठे करें और उनके मफादात की तकलीफ करें। तो बहरहाल इख्तिताम करते हैं। तो बहरहाल मैं वही एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे कि दौरे जहाहियत के अंदर कर्ज और उनके सूद की वजह से अफराद गुलाम बना लिए जाते थे और उनका कंट्रोल उनके ऊपर से खत्म हो जाता था, और बास रिवायत में कुछ कबाइल को भी मुकम्मल गुलामी में चले गए। सेम इज द केस विद पाकिस्तान इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी पॉलिटिकल सोवरेनिटी और हमारी जो पूरा बजट है, जिसका एक इक्तिसादी पहलू भी है और सियासी पहलू भी है, जिसका खादी पहलू भी है, वो पूरा IMF डिक्टेटेड है। और IMF हमें पता है कि एक इस्तेमाली इदारा है और इस्तेमाली इदारा जो है वो इस्तेमाली ममालिक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। जैसे कि जो हमारे कर्ज देने वाले हैं, जो कि टेक्नोलॉजी देने वाले हैं, जो लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, तो इसमें आवाम के लिए कुछ नहीं है, इसमें उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ नहीं है, इसमें वही स्टेटस को, वही एग्जिस्टिंग सिस्टम है और उसके अंदर जो उनके लीडर्स मौजूद हैं, वो उनके मफादात की तदबीर के लिए काम कर रहे हैं।